तो हेलो मेरे डियर साथियों, एक और जोरदार क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर साथियों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 में भैया परासरण दाब। भैया इससे पहले वाली क्लास में हमने देखो परासरण भी समझ लिया था, जो अर्ध पारगम झिल्ली है एसपीएम ये भी समझ लिया था। तो आज परासरण दाब की बारी है और परासरण दाब के आज जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी परासरण दाब से जो चीजें बनती हैं वो सारी कुछ कंप्लीट करेंगे बहुत अच्छे से। इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना। चलो यहां पर हेडिंग डाल लो सब लोग, परासरण दाब, ठीक है ना। परासरण दाब डाल दी। अब दाब को छोड़ दो, परासरण को समझो। केवल दाब जो दिख रहा है ना इसको छोड़ दो, केवल किसको समझो, परासरण को। आपने सीखा है, आपने समझा है कि भैया जब हम विलायक को विलयन से, क्या बोला मैंने, जब हम विलायक को विलयन से अर्ध पारगम झिल्ली द्वारा अलग कर देते हैं। लेकिन आप बोलोगे सर इसमें तो अलग दिख ही नहीं रहा। हाँ भाई नहीं दिख रहा, तो चलो अब दिख जाएगा, है ना। मैंने क्या किया, दो पात्र लिए, इसमें मैंने क्या कर दिया, विलायक भर दिया और यहाँ पर मैंने एक अर्ध पारगम झिल्ली लगा दी। यहाँ पर जो दिख रही है ना, ये आपको मैंने दिखा दी है भैया, ये अर्ध पारगम झिल्ली लगा दी मैंने, ठीक है ना। अर्ध पारगम झिल्ली को क्या बोलते हैं, एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं ना, एसपीएम लगा दी। तो ये इसमें मैंने शुद्ध विलायक भर दिया और इसमें मैंने विलयन भर दिया। तो मैंने बताओ क्या किया, तो मैंने विलायक को विलयन से अर्ध पारगम झिल्ली द्वारा अलग किया है, केवल और केवल। या फिर मैं यूं बोलूं कि कम सांद्रता वाले विलयन को अधिक सांद्रता वाले विलयन से अलग किया है मैंने। बोलो किया है कि नहीं। आप बोलोगे हाँ सर किया है, ठीक है। तो देखो अब जब मैंने विलायक को विलयन से अर्ध पारगम झिल्ली द्वारा अलग करके रख दिया, ध्यान से सुनना बात, तो कुछ समय पश्चात क्या होगा सर, बताओ कुछ समय पश्चात क्या होगा। तो आप बोलोगे सर कुछ समय पश्चात जो विलायक है, इस विलायक के अणु अर्ध पारगम झिल्ली को पार करके विलयन की ओर जाने लगेंगे। आप बोलोगे हाँ सर ऐसा ही होगा, आपने ऐसा ही पढ़ाया था, बिल्कुल ऐसा ही होता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अर्ध पारगम झिल्ली को विलायक के ही अणु क्यों पार करते हैं। तो आप बोलोगे सर विलायक के अणुओं का आकार छोटा होता है, इसलिए विलायक के अणु अर्ध पारगम झिल्ली को पार कर जाते हैं। बहुत सही पकड़े बेटा, है ना। तो मैंने क्या किया, जब मैंने शुद्ध विलायक को या फिर विलायक को विलयन से अर्ध पारगम झिल्ली द्वारा पृथक करके रख दिया, तब कुछ समय पश्चात परासरण की क्रिया स्टार्ट हो गई और विलायक के अणु विलयन की ओर जाने लगे, ठीक है सर, ये होने लगे, परासरण की क्रिया हो गई। लेकिन भाई मुझे क्या करना है, इस परासरण की क्रिया को रोकना है। ये जो परासरण की क्रिया इसमें स्टार्ट हुई है ना, ये विलायक के अणु विलयन की ओर जा रहे हैं ना, मुझे इसको क्या करना है, रोकना है। तो क्या करूंगा, तो बेटा अगर हमें इस परासरण की क्रिया को रोकना है तो ये जो विलयन दिख रहा है, इस विलयन पर एक पिस्टन लगाऊंगा। ये आपको क्या दिख रहा है, ये भैया एक पिस्टन है। क्या है भाई, ये एक पिस्टन है, ठीक है ना, ये एक पिस्टन है। तो पिस्टन लगा के मैं क्या करूंगा, इस पर दाब लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, दाब लगाऊंगा। और भाई ये दाब मैं इतना ही लगाऊंगा, दाब में उतना ही लगाऊंगा जिससे ये जो विलायक के अणु इधर की ओर आ रहे हैं वो आना रुक जाए। मतलब परासरण की जो क्रिया जो चल रही है वो परासरण की क्रिया रुक जाए। बिल्कुल, क्यों रुक जाएगी सर, बिल्कुल रुक जाएगी, क्योंकि भाई यहां से लगाया जाएगा दाब। अब जब यहां से दाब लगाया जाएगा तो ये दाब धीरे 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 करके यहां तक आ जाएगा और जो यहां से विलायक के अणु इस पर आ रहे हैं उनको ये दाब क्या कर देगा, रोक देगा। मतलब परासरण की क्रिया रुक जाएगी, हाँ रुक जाएगी। तो ये परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है, जो कम से कम दाब लगाया जाता है, वही दाब परासरण दाब कहलाता है। लिखा तो है परासरण दाब। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो लगाया गया दाब है वही आपका परासरण दाब कहलाता है। लेकिन अच्छे से क्या लिखना है, ऐसे लिखना है, जब विलायक को विलयन से अर्ध पारगम झिल्ली द्वारा पृथक करके रख दिया जाता है तब कुछ समय पश्चात परासरण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। इस परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर जो कम से कम दाब लगाया जाता है, कम से कम उतना ही दाब लगाना है जिससे परासरण की क्रिया रुक जाए, उससे ज्यादा दाब नहीं लगाना बेटा। परासरण की क्रिया को रोकने के ही लिए दाब लगाना है ना। तो जो कम से कम दाब लगाया जाता है इसे परासरण दाब कहते हैं और जो परासरण दाब है इसे पाई से व्यक्त करते हैं। तो यहां लिख लेना, इसे पाई से व्यक्त करते हैं, इसे पाई से व्यक्त करते हैं, ऐसा लिख लेना। ये है आपका परासरण दाब, है ना। चाहो तो आप डायग्राम बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये अपना डायग्राम है,
तो ये परासरण दाब तो समझ गए। हाँ सर ठीक है, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है वो परासरण दाब हो गया, ये चीज हम समझ गए। अब सर आगे क्या समझाना चाह रहे हो वो मुझे बताओ, देखो तो ध्यान से समझो। तो आप क्या करोगे बेटा, आप अपनी कॉपी में हेडिंग डालोगे परासरण दाब के आधार पर विलयन के प्रकार। किसके? परासरण दाब के आधार पर हम विलयन पढ़ रहे हैं, और ये जो विलयन है बेटा एक कंपैरिजन टाइप का है ना। जैसे हम पढ़ेंगे समपरासरी विलयन, है ना, हम पढ़ेंगे अल्प परासरी विलयन, हम पढ़ेंगे अति परासरी विलयन। हम कितने विलयन पढ़ रहे हैं? 3 विलयन पढ़ रहे हैं। कौन कौन से? पहला हमारा समपरासरी विलयन, दूसरा हमारा अल्प परासरी विलयन, और तीसरा हमारा अति परासरी विलयन। 3 विलयन है, और ये विलयनों का एक कंपैरिजन है। मतलब कोई एक विलयन लेकर हम समपरासरी या अल्प परासरी या अति परासरी सिद्ध नहीं कर सकते। हमें 2 विलयनों की जरूरत पड़ेगी, है ना। कितने विलयनों की? 2 विलयनों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। आप यहाँ ध्यान से समझो, हमारे पास मान के चलो ये 2 पात्र हैं। हमारे पास कितने पात्र हैं भैया? ये 2 पात्र हैं, ठीक है ना। अब इसमें ये जो पात्र है, इस पात्र में जो है ना रक्त भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है बेटा? रक्त भरा हुआ है। मतलब यहाँ पर हमने आरबीसी रख दी, मतलब लाल रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं। इसमें मैंने क्या रख दिया? लाल रक्त कोशिकाएं रख दिया, है ना। और मैंने बेटा इसमें 0.9% नमक का विलयन रख दिया। 0.9% नमक का क्या भर दिया? विलयन भर दिया इसमें। और यहाँ पर मैंने ब्लड भर दिया, खून भर दिया, रक्त भर दिया, ठीक है ना। तो जब मैंने क्या किया बेटा, 0.9% नमक का विलयन है और इसमें आरबीसी है, जब मैं यहाँ भर दूंगा इन दोनों में, तो इन दोनों जो विलयन है, इन दोनों विलयनों की जो परासरण दाब है बिल्कुल बराबर होंगे। ना इसका ज्यादा होगा ना इसका ज्यादा, दोनों के परासरण दाब क्या होंगे? बराबर। और अगर इन दोनों विलयनों के परासरण दाब, अगर इन दोनों विलयनों की जो परासरण दाब हैं वो बराबर हैं, इन दोनों विलयनों के परासरण दाब क्या है? बराबर हैं, तो ना तो ये वाला विलयन इधर जाएगा और ना ही ये वाला विलयन इधर जाएगा। मतलब अर्धपारगम झिल्ली में कोई हलचल नहीं होगी, ये पार नहीं करेंगे अर्धपारगम झिल्ली को। ये बात ध्यान रखना। क्या बोला मैंने? अगर मैंने रक्त को 0.9% नमक के विलयन में रख दिया तो ये जो है अर्धपारगम झिल्ली को पार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इन विलयनों के परासरण दाब क्या है? बराबर हैं। तो इतना याद रखना कि जब कोई भी 2 विलयनों के परासरण दाब बराबर होते हैं, समान होते हैं, तो ना तो इसके अणु इधर जाएंगे ना तो इसके अणु इधर जाएंगे। मतलब उनके अणुओं में कोई प्रवाह हमें देखने को नहीं मिलेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं बात, है ना। मैंने क्या बोला? जब 2 विलयनों के परासरण दाब बिल्कुल बराबर हों तो उनमें अणुओं का प्रवाह बिल्कुल नहीं होगा, वो साम्य अवस्था में रहेंगे। क्लियर है। और ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब आपस में बराबर होते हैं उन्हें समपरासरी विलयन कहते हैं। देखो लिखा है समपरासरी विलयन। ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब आपस में समान होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, उन्हें समपरासरी विलयन कहते हैं। उदाहरण, जब लाल रक्त कोशिकाएं, मतलब आरबीसी, मतलब ये रक्त ही है, खून ही है, ठीक है। जब रक्त को 0.9% नमक के विलयन में डाला जाता है ना, तो वह ना तो फूलती हैं और ना ही सिकुड़ती हैं। मतलब जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं ना तो वो फूलेंगी ना तो सिकुड़ेंगी। क्यों नहीं फूलेंगी, क्यों नहीं सिकुड़ेंगी? क्योंकि उनमें आपस में विलायक या विलेय के अणुओं का प्रवाह हो ही नहीं रहा। विलायक के अणुओं का आपस में प्रवाह होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि परासरण दाब क्या है? बराबर। तो इतना याद रखना, जिसका परासरण दाब आपस में बराबर हो उसके अणुओं का प्रवाह होगा ही नहीं, कुछ भी कर लो। क्लियर है बात? चलो भाई, अब हम समझते हैं भैया अति परासरी विलयन को। ध्यान से पहले समझो, इसके बाद हम इसकी थ्योरी लिखेंगे, है ना। देखो यहाँ पर भाई मेरे पास ये एक पात्र है, और भाई इस पात्र में मैंने क्या कर दिया? नमक का विलयन भर के रखा। किसका विलयन भैया? नमक का विलयन भर के रखा मैंने, ठीक है ना। नमक का विलयन भर के रखा। ये जो पात्र है इसमें नमक का विलयन भरा हुआ है, ठीक है ना। क्या भरा हुआ है? नमक का विलयन, ठीक है। अब आगे क्या कर रहा हूं बेटा, ये जो नमक का विलयन भरा हुआ है ना, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं भैया अंगूर को डाल रहा हूँ। अच्छा हट्टा कट्टा अंगूर में बाजार से लेके आया और मैंने इसमें इसको डुबा दिया। ये हट्टा कट्टा अंगूर है, मैंने इसको डुबा दिया। लेकिन भाई कुछ समय पश्चात पता क्या होगा, ये जो हट्टा कट्टा अंगूर दिख रहा है ना आपको, ये अंगूर की टाइम फिश हो जाएगी। मतलब ये अंगूर पिचक जाएगा, और जब ये अंगूर पिचकेगा ना तो ये अंगूर पिचक के ये इतना सा बचेगा, ऐसा ऐसा बचेगा, ये ऐसा।
ये तो सर क्या हो गया सर, क्यों पिचक गया, क्यों पिचक गया अंगूर? भाई ये इसलिए पिचका अंगूर क्योंकि अंगूर के अंदर जो भी विलयन था, अंगूर के अंदर भैया जो भी विलयन था उसका जो परासरण दाब था, उसका जो परासरण दाब था वो भैया कम था, वो कम था। वो परासरण दाब क्या था, कम था। और जो नमक है, इस नमक के विलयन का जो परासरण दाब है मतलब पाई है, वो आपका ज्यादा है, वो आपका ज्यादा है। अब इसका परासरण दाब कम है, इसका परासरण दाब ज्यादा है। तो अब ज्यादा परासरण दाब होने के कारण पता विलायक के अणुओं का प्रवाह पता कैसा होता है, कम परासरण दाब से अधिक परासरण दाब की ओर होता है। विलायक के अणुओं का जो प्रवाह है वो कम परासरण दाब से अधिक परासरण दाब की ओर होता है। तो जैसे ही मैंने अंगूर को नमक के विलयन में डाला तो नमक का जो विलयन था इसका परासरण दाब ज्यादा था, और अंगूर का जो विलयन था, अंगूर के अंदर जो भी विलयन है उसका परासरण दाब कम था। तो अंगूर के अंदर से विलायक के अणु निकले, अंगूर से अंदर से विलायक के अणु निकले और जो इसके बाहर विलयन था उसमें चले गए, क्योंकि उसका परासरण दाब ज्यादा था, उसका परासरण दाब ज्यादा था। तो क्या होता है बेटा, जब ऐसे विलयन जिसका परासरण दाब दिए गए विलयन के परासरण दाब से क्या होता है, अधिक होता है, उसे हम बोलते हैं अति परासरी विलयन। उसे क्या बोल देते हैं हम, अति परासरी विलयन। तो बताओ इन दोनों में किसका परासरण दाब था ज्यादा, तो आप बोलोगे सर नमक के विलयन का परासरण दाब था। तो नमक का जो विलयन का जो परासरण दाब है वो इससे क्या है, अति है, इसीलिए जो नमक के विलयन, जो नमक का विलयन है वो अति परासरी विलयन कहलाएगा इसकी तुलना में। समझ में आपको आया, मैंने क्या बोला, ऐसे विलयन जिसका परासरण दाब दिए गए विलयन के परासरण दाब से अधिक होता है उसे अति परासरी विलयन कहते हैं। तो नमक के विलयन का परासरण दाब अधिक है तो इसलिए नमक का विलयन जो है ना वो अति परासरी विलयन कहलाएगा इसकी तुलना में। अच्छा सर यहाँ से हम एक चीज और सीख गए सर, हाँ बताओ कौन सी चीज, बताओ कौन सी चीज। तो हम सर ये चीज सीखे हैं कि जिस विलयन का परासरण दाब कम होगा उसमें से विलायक के अणुओं का प्रवाह अधिक परासरण दाब वाले विलयन की ओर होगा। हाँ भाई, जिसका परासरण दाब कम होगा उसके अणुओं का प्रवाह होगा किसकी ओर, अधिक परासरण दाब वाले विलयन की ओर। ये भी सीख गए। हाँ सर, पहले इसमें तो हम ये सीखे कि जिनका परासरण दाब बराबर होगा उनके अणुओं का प्रवाह होगा ही नहीं। और दूसरा हम ये सीखे कि भाई अगर अलग अलग परासरण दाब हैं तो कम परासरण दाब से अधिक परासरण दाब की ओर अणुओं का प्रवाह होगा। बहुत बढ़िया उदाहरण आप इसका ये देख लो, है ना, जब अंगूर को नमक के विलयन में दबाया जाता है तो अंगूर जो है ना वो पिचक जाता है, उसकी टाइम फिश हो जाती है। क्लियर हो गया, चलो आ जाओ भाई नेक्स्ट हेडिंग डालो भाई। नेक्स्ट है अल्प परासरी विलयन। अब सिंपल है, समझ जाओगे, ऐसा विलयन जिसका परासरण दाब दिए गए विलयन के परासरण दाब की तुलना में क्या होता है, कम होता है। ठीक है, उसे क्या बोल देते हैं अपन, अल्प परासरी विलयन। उदाहरण, जब किशमिश को जल में डाला जाता है, जब किशमिश को जल में डाला जाता है तो किशमिश फूल जाती है। क्यों 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 फूल जाती है? अब यहाँ पर देख लो भाई, यहाँ पर मैं उदाहरण भी समझा दे रहा हूँ, है ना, डायग्राम बना के भी समझा दे रहा हूँ। चलो यही डायग्राम ले लो, है ना। यहाँ पर भैया ये जो केबल था शुद्ध विलायक था, इसमें सुधार करता हूँ थोड़ा सा। ये जो है ना, मान लेते हैं इसमें विलायक भरा हुआ था और विलायक के रूप में इसमें केवल क्या था, जल था, ठीक है ना। और मैंने भैया इसके अंदर है ना पिचकी हुई, इसके अंदर बेटा मैंने क्या किया, पिचकी हुई ऐसी सिकड़ी हुई जो है ना इसके अंदर मैंने किशमिश को डाल दिया। तो कुछ समय पश्चात पता क्या होगा, ये जो सिकड़ी हुई किशमिश थी ना ये फूल कर डुम हो जाएगी इस टाइप से, ऐसी। ओ ये क्या हुआ सर, ये क्या हुआ? तो भैया ये परासरण दाब का कमाल है भाई, ये परासरण दाब का कमाल है, क्योंकि भैया जो विलायक था उसका परासरण दाब क्या था, कम था, और जो किशमिश के अंदर जो विलयन था उसका परासरण दाब ज्यादा था। तो कम परासरण दाब मतलब जो विलायक है, जल है, उससे उसके अणु जो है ना किशमिश के अंदर चले गए, क्योंकि कम परासरण दाब से अधिक परासरण दाब की ओर विलयन जो है ना अणुओं का प्रवाह होता है। तो जल का परासरण दाब था कम और किशमिश के अंदर विलयन का परासरण दाब था ज्यादा, तो यहाँ से विलायक के विलयन की ओर चले गए। समझ गए ना।
अब मुझे ये बताओ, यहाँ पर ये जो विलायक है, शुद्ध जल है, ये आपका अल्प पराशरी होगा कि किशमिश के अंदर का जो विलयन है वो अल्प पराशरी होगा? तो आप बोलोगे सर जिसका पराशर दाब कम होता है वो होता है अल्प पराशरी। हाँ, तो जो आपका जो शुद्ध विलायक था ये अल्प पराशरी होगा, और ये जो किशमिश है ये तो अति पराशरी में आएगी, क्योंकि इसका पराशर दाब ज्यादा है ना, तो वो अति में आएगी, और ये जो जल है वो अल्प में आएगा, है ना। तो ये देखो उदाहरण ये लिखा है। तो बस ऐसे आपको कंप्लीट कर लेना। तो तीनों आप समझ गए ना बहुत अच्छे से, तीनों चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई ना, बहुत अच्छे से समझ गए ना। तो यही है भैया अपना, एक एक चीज आपको समझना आना है, एक एक चीज आपको लिखवाना है, ये हमारा काम है ना। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बेटा अब आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल दो भैया, प्रतिलोम परासरण। क्या बोला मैंने? प्रतिलोम परासरण, इनवर्स जो है ना ऑस्मोसिस, डाल दो आप हेडिंग, है ना। तो क्या होता है पहले समझो ध्यान से, है ना। मैंने क्या किया भैया, यहाँ पर मैंने लवण ये जल भर दिया, मतलब मैंने नमक का जल भर दिया, या फिर मैं यूं बोलूं मैंने इस ये जो दिख रहा है ना इसमें केवल मैंने समुद्र का जल भरा, और समुद्र का जो जल होता है उसमें नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, समझ रहे हो आप। समुद्र का जो जल होता है उसमें नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा खारा होता है ना। हाँ होता है सर, है ना। तो मैंने क्या कर दिया भैया, इसमें नमक का विलयन भर दिया, नमक का जो है ना जल भर दिया, नमक वाला लवणीय जल भर दिया, जिसको नमक का विलयन बोल सकती है, ठीक है ना। इसका नमक का विलयन भरा, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर बेटा मैंने क्या भरा, शुद्ध जो है ना जल भरा, शुद्ध जल भरा, है ना। शुद्ध जल भरा मतलब शुद्ध जल जो विलायक का काम करेगा। तो मैंने क्या किया है भैया, विलायक को, ये जो लवणीय जल है या विलयन का काम करेगा, तो मैंने विलायक को इस विलयन से अर्ध पारगम झिल्ली द्वारा एसपीएम द्वारा पृथक करके अलग करके रख दिया। ठीक है सर, आपने बहुत अच्छा काम किया है, जो आपने विलायक को विलयन से अर्ध पारगम झिल्ली द्वारा पृथक अलग करके रख दिया, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। तो कुछ समय पश्चात क्या होगा, हाँ सर क्या होगा, तो कुछ समय पश्चात जो विलायक है, इस विलायक के अणुओं का प्रवाह विलयन की ओर होने लगेगा। हाँ सर ऐसा होगा, ऐसा होगा, है ना। कुछ समय पश्चात विलायक के अणुओं का प्रवाह विलयन की ओर होने लगेगा। हाँ सर ऐसा ही होगा, है ना। तो मुझे परासरण की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी, जब विलायक के अणुओं का विलयन की ओर प्रवाह होने लगेगा तो परासरण की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी, ठीक है। अगर मुझे इस परासरण की क्रिया को रोकना है, तो ये जो विलयन है, इस विलयन पर मैं पिस्टन के द्वारा क्या लगाऊंगा, दाब आरोपित करूंगा, है ना। यहां से दाब आरोपित करूंगा, तो दाब आरोपित करूंगा, तो अगर मैं दाब उतना लगाऊं जिससे परासरण की क्रिया रुक जाए, अगर मैं ये दाब उतना लगाऊं जिससे परासरण की क्रिया रुक जाए, तो वो तो परासरण दाब कहलाएगा, वो तो आपका क्या कहलाएगा, पाई कहलाएगा। वो आपका क्या कहलाएगा बेटा, परासरण दाब मतलब पाई कहलाएगा। क्लियर है, क्लियर है। लेकिन ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, फिर से सुना रहा हूँ, एक बार पूरी कहानी फिर से बता रहा हूँ। देखो मैंने इसमें विलयन भर दिया, इसमें मैंने विलायक भर दिया। जब मैंने विलायक को विलयन से अर्ध पारगम झिल्ली द्वारा अलग करके रख दिया, तो कुछ समय पश्चात परासरण की क्रिया स्टार्ट हो जाएगी और विलायक के अणु विलयन की ओर जाने लगेंगे। हाँ सर ऐसा होगा, है ना। लेकिन अगर मुझे इस परासरण की क्रिया को रोकना है, तो विलयन पर पिस्टन के द्वारा मैं क्या लगाऊंगा, दाब लगाऊंगा, है ना। और दाब लगाने के लिए जो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाएगा, कम से कम दाब, वो परासरण दाब कहलाएगा। हाँ सर ये भी बात सही है। लेकिन लेकिन का मतलब क्या है, लेकिन बेटा यहां पर ध्यान सुनो, लेकिन अगर मैं ये जो दाब लगा रहा हूं, अगर मैं ये जो दाब लगा रहा हूं पिस्टन के द्वारा, ये दाब लगाया गया दाब अगर ये जो पाई है मतलब परासरण दाब है, इससे ज्यादा हो जाए, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि इस पिस्टन के द्वारा मैं जो दाब लगा रहा हूं वो दाब परासरण दाब से भी ज्यादा हो जाए। परासरण दाब तो वो दाब होता है कि परासरण की क्रिया रुक जाए, तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाएगा वो परासरण दाब होगा। लेकिन मैं ये जो दाब लगा रहा हूं इसका, वो दाब परासरण दाब से भी ज्यादा लगा रहा हूं, मतलब बहुत ज्यादा दाब, कम से कम नहीं लगा रहा हूं, अब बहुत ज्यादा दाब लगा रहा हूं। अब अगर मैं इस पिस्टन के थ्रू परासरण दाब से ज्यादा दाब लगाऊंगा तो क्या होगा, तो मेरे डियर साथियों क्या होगा कि अभी तो देखो, अभी तो क्या हो रहा था, ये जो विलायक के अणु विलयन की ओर आ रहे थे,
है ना। लेकिन जब मैं परासरण दाब से अधिक दाब लगा दूंगा तो जो आपका लवणीय जल है, मतलब जो नमक का जो विलयन है, इसमें से जो विलायक के अणु होंगे, किसके अणु होंगे, विलायक के अणु होंगे। अच्छा बताओ इसमें लवणीय जल में विलायक क्या होगा, तो लवणीय जल का मतलब क्या है सर, नमक प्लस जल है, नमक प्लस क्या है, जल है। तो जैसे ही मैं परासरण दाब से ज्यादा दाब लगाऊंगा तो इस लवणीय जल में से जो जल के अणु हैं वो वापस कहां की ओर जाने लगेंगे, वो शुद्ध विलायक की ओर जाने लगेंगे। कहां की ओर जाने लगेंगे, शुद्ध विलायक की ओर जाने लगेंगे। मतलब ये क्रिया तो उल्टी हो जाएगी यार, अपोजिट चलने लगेगी। और जब ये क्रिया अपोजिट चलने लगेगी तो यही क्रिया प्रतिलोम परासरण कहलाएगी। यही क्रिया प्रतिलोम परासरण कहलाएगी, है ना। और इसमें जैसे इस पात्र में अगर जो शुद्ध विलायक भरा है और यहाँ से भी शुद्ध विलायक है आ रहा है, तो वो पानी यहाँ पर फिर जो भी विलयन है वो बनेगा नहीं, तो वो यहाँ से बाहर निकलता जाता है, यहाँ से बाहर निकलता जाता है ना। तो यही क्रिया आपकी परासरण दाब कहलाती है ना। तो जब परासरण दाब से अधिक दाब लगा दिया जाता है तब लवणीय जल या विलयन में से विलायक के अणुओं का प्रवाह शुद्ध विलायक की ओर होने लगता है। इस क्रिया को प्रतिलोम परासरण कहते हैं। और मेरे भाई ध्यान रखना, इस प्रतिलोम परासरण की क्रिया के द्वारा ही जो समुद्री जल है उसको पीने योग्य बनाया जाता है। देखो समुद्री जल, समुद्र का जो जल है वो पीने योग्य तो है ही नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा नमक है। अब बहुत ज्यादा नमक है तो वो तो बहुत ज्यादा खारा लगेगा, कौन पिएगा। लेकिन उसको जैसे मान के चलो वहां पर समुद्र के आसपास जो लोग रहते हैं उनके आसपास मीठा जल है ही नहीं पीने के लिए, तो ये प्रतिलोम परासरण के द्वारा उसको पीने योग्य बना देते हैं। तो प्रतिलोम परासरण के द्वारा कैसे बनाते हैं, जैसे एक पात्र में हमने वो समुद्र का जल ले लिया, एक पात्र में हमने शुद्ध विलायक ले लिया, है ना। तो फिर हम पिस्टन द्वारा परासरण दाब से अधिक दाब लगाते हैं लवणीय जल में से, तो जो समुद्र का जल है उसमें से नमक तो यही रह जाता है और जो जल होता है वो जल का प्रवाह इधर की ओर चला जाता है। तो हम ऐसा ही बोल सकते हैं, इस प्रक्रिया द्वारा नमक भी बनाया जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा समुद्री जल से नमक बनाया जाता है, क्योंकि जो पानी है वो अलग हो जाता है, इस पात्र में केवल नमक बचेगा, इसमें से शुद्ध विलायक है पूरा इधर चला जाएगा, तो यहाँ केवल क्या बचेगा, नमक बचेगा, तो वो नमक फिर अलग कर दिया जाएगा, है ना। तो इसका उदाहरण भी लिख लो, इसका उदाहरण यही है, समुद्री जो है ना जल, समुद्री जल से नमक बनाने में प्रतिलोम परासरण का उपयोग होता है। ये उदाहरण भी लिख लो ना, डायग्राम बनाना हो तो बना लेना, ठीक है। चलो तो बताओ कैसा लगा, बताओ मजा आया, बोलो जल्दी से, मजा आया कि नहीं आया। आप बोलोगे हाँ सर आया, है ना, क्योंकि अपन भाई कोई भी चीज अच्छे से समझते हैं, अच्छे से जानते हैं, इसके बाद ही अपन आगे बढ़ते हैं, तो मजा तो निश्चित है यार, आया ही होगा, ठीक है। तो प्रतिलोम परासरण भी अपना कंप्लीट हो गया। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। चलो बेटा अब आ जाओ, नई हेडिंग आप अपनी कॉपी में डालो, डालो जल्दी से, वंट ऑफ सिद्धांत। क्या बोला बेटा, वंट ऑफ सिद्धांत, जरूरी है आपके लिए वंट ऑफ सिद्धांत। देखो भाई वॉन्ट ऑफ सिद्धांत कोई विशेष नहीं है। देखो वॉन्ट ऑफ जो देखा है ना, वॉन्ट ऑफ एक वैज्ञानिक है, वॉन्ट ऑफ क्या है, एक वैज्ञानिक है। अब बोलो सर ऐसे कैसे नाम, भाई ऐसे ही नाम होते हैं वैज्ञानिकों के, है ना, अजीब टाइप के, है ना। तो वॉन्ट ऑफ सिद्धांत है ना, तो वॉन्ट ऑफ क्या है, वैज्ञानिक। तो वॉन्ट ऑफ जो है ना, वैज्ञानिक ने एक सिद्धांत दिया जिसे को हम वॉन्ट ऑफ सिद्धांत बोलते हैं। अच्छा सर इस सिद्धांत में क्या बोला गया, तो सिंपल सी बात, इस सिद्धांत में सिर्फ इतना बोला गया कि जो तनु विलयनों का जो परासरण दाब है वो वाष्प दाब के बराबर होते हैं, बस खत्म करो। इस विलयन में बस इतनी सी बात आपको याद रखना है, इतना सा याद रखना है कि जो परासरण दाब है वो वाष्प दाब के बराबर होता है, बस इतना ही याद रखना, और ज्यादा याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। परासरण दाब है वो वाष्प दाब के बराबर होता है, खत्म करो। परासरण दाब वाष्प दाब के बराबर होता है, थोड़ा अच्छा है जमाने के लिए ऐसा लिख दो, इस सिद्धांत के अनुसार तनु विलयनों का परासरण दाब, कौन से विलयनों का परासरण दाब, तनु जो पतले विलयन होते हैं उनका परासरण दाब उस वाष्प दाब के बराबर होता है जो विलय वाष्प अवस्था में उत्पन्न करता है। मतलब वाष्प अवस्था में, मतलब जब तनु विलयन को हम गैस में बदलेंगे, जो गैस जो विलयन है उसको द्रव को गैस में बदला जाता है तो वो वाष्प अवस्था होती है ना। तो परासरण दाब उस दाब के बराबर होता है जो विलय वाष्प अवस्था में उत्पन्न करता है। आप बस इतना सा लिख देना, इस सिद्धांत के अनुसार तनु विलयनों का परासरण दाब वाष्प दाब के बराबर होता है, तनु विलयनों का परासरण दाब वाष्प दाब के बराबर होता है, बस ऐसा लिख देना,
बाकी ये उचित रहेगा, है ना। थोड़ा ज्यादा ग्रेडिंग करें तो ये ज्यादा ग्रेड वाला है ना। तो ऐसा लिख देना, है ना। तो परासरण दाब बाष्प दाब के बराबर होता है, अर्थात पाई बराबर क्या हो गया, पी हो गया, है ना। तो भाई बॉन्डॉफ ने दिमाग लगाया, बॉन्डॉफ वैज्ञानिक थे, उसने दिमाग लगाया कि यार जब पाई पी के बराबर होता है, तो जब ये पाई पी के बराबर होता है तो क्यों ना अपन इससे एक संबंध स्थापित करें। हाँ, किया जा सकता है। क्यों ना हम इससे एक समीकरण की स्थापना करें। हाँ, किया जा सकता है। तो क्या हुआ, इस आधार पर जो वॉन्टॉफ ने आदर्श गैस समीकरण का उपयोग किया। आदर्श गैस समीकरण क्या होता है, आदर्श गैस समीकरण होता है पीवी बराबर NRT। बोलो होता है कि नहीं, आपने पढ़ा होगा 11th में फिजिक्स में, हाँ पढ़ा होगा, है ना। तो इस आधार पर वॉन्टॉफ ने आदर्श गैस समीकरण का उपयोग करते हुए एक समीकरण दे दिया। किसका उपयोग किया, आदर्श गैस समीकरण का, और एक समीकरण दे दिया जिसे वॉन्टॉफ समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, वॉन्टॉफ समीकरण कहते हैं, है ना। तो किसका उपयोग किया इनने भैया, किसका उपयोग किया इनने, किया है आदर्श गैस समीकरण का उपयोग, है ना। तो आदर्श गैस समीकरण ये होता है समीकरण जिसे वॉन्टॉफ समीकरण कहते हैं, ठीक है ना। आप आदर्श गैस समीकरण पीवी बराबर NRT होता है, हाँ सर होता है ना। यहाँ पर होता है, एक सेकंड में थोड़ी जगह देखता हूँ यहाँ पर है कि नहीं, हाँ है ना, है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप यहाँ देखो, किंतु पाई बराबर क्या है, पी है, या पी बराबर पाई है, बोलो है कि नहीं, हाँ है। तो भैया पी की जगह क्या रख दो, पाई बराबर पी है ना, तो पी की जगह क्या रख दो, पाई रख दो। जब यहाँ हम पाई रख देंगे तो ये हो जाएगा पाई भी बराबर NRT। यहाँ से पाई की वैल्यू निकालो तो भी बटे में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा N/V और ये हो जाएगा RT। होगा कि नहीं होगा, किंतु, है ना, आप यहाँ किंतु लगा सकते हो। किंतु जो सांद्रता होती है, सांद्रता C होती है, वो क्या होती है, N/V होती है। हाँ सर, ये तो होती है, बिल्कुल होती है। जो सांद्रता आपने पढ़ी होगी C, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वो N/V होती है। हाँ सर होती है। मतलब यहाँ जो N/V है इसकी जगह C रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो C रखेंगे तो ये हो जाएगा पाई बराबर CRT। देखो पाई इसकी जगह C रख दिया तो CRT, तो पाई बराबर CRT हो गया। और यही आपका वॉन्टॉफ जो है ना समीकरण है, ध्यान रखना। यहाँ नीचे एक लाइन लिखो, इसे वॉन्टॉफ समीकरण कहते हैं। नीचे लाइन लिखो इसके, इसे वॉन्टॉफ समीकरण कहते हैं। अब कोई पूछे वॉन्टॉफ समीकरण क्या है, तो बोल देना पाई बराबर CRT। क्या, पाई बराबर CRT बोल देना, ठीक है। चलो अब जहां जहां करके लिख दो, जहां C आपको पता है सांद्रता है, पाई आपको पता है परासरण दाब है, R क्या है, तो R, जहां R गैस नियतांक है, क्या है बेटा, गैस, जहां R बराबर गैस नियतांक है, क्या है बेटा, गैस नियतांक। जो R है ना, इसका मान आपको हमेशा याद रखना है। R बराबर होता है 0.083, है ना। R का मान क्या होता है, 0.083, है ना। यहाँ पर इसका मात्रक लिख लेना, तो इसका मात्रक है लीटर, ठीक है, बार, ठीक है, मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स, ठीक है। ये इसका मात्रक लिखना, है ना, समझ गए ना। तो ध्यान रखना R का मान भूलना नहीं, क्योंकि जब इसके न्यूमेरिकल आएंगे तो R का मान आपको दिया नहीं होगा, आपको खुद मन से रखना पड़ेगा ये मान, समझ रहे हो। R का मान दिया नहीं होगा, ये मान आपको खुद मन से रखना पड़ेगा। तो 0.083 लीटर बार मोल इनवर्स और आपका केल्विन इनवर्स, ठीक है ना। तो और T आपका क्या है, तो आप लिख लो जहां T बराबर परमताप, ठीक है ना। तो T बराबर क्या है, परमताप, ठीक है। और परमताप कितना होता है भैया, 0 केल्विन होता है, ठीक है ना, 0 केल्विन। तो ये आप रख देना, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, परमताप। तो ये सारी चीजें हो गई। तो ये वॉन्टॉफ सिद्धांत आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। वॉन्टॉफ समीकरण क्या है, पाई बराबर CRT, है ना। अब आपको एक क्वेश्चन और करना है इससे संबंधित, क्योंकि देखो हमने हर एक अणु संख्या गुणधर्म की सहायता से विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना की है, बिल्कुल की है। तो इसकी सहायता से भी हम विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना करेंगे। चल तो बेटा डाल दो क्वेश्चन, क्या डाल दो, परासरण दाब की सहायता से विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए, है ना। आराम से हो जाएगा। विलेय का आणविक द्रव्यमान MV होता है, हर बार करते हैं ये, ठीक है ना। तो बस यहाँ पर इतना लिख देना, हम जानते हैं, ठीक है ना, हम जानते हैं। अब हम क्या जानते हैं, तो भाई हमें परासरण दाब की हेल्प लेनी है। और परासरण दाब के कौन बताता है, परासरण दाब का कोई समीकरण बताता है, हाँ वॉन्टॉफ भाई बताते हैं, है ना। तो हम जानते हैं भैया पाई बराबर CRT,
ये होता है, बिल्कुल होता है ना। किंतु भैया आपको पता है C बराबर n अपॉन v होता है। देखो अगर हम यहाँ से एम बी निकालें तो एम बी हमें कहीं नहीं मिलेगा, ना तो पाई के अंदर मिलेगा, ना हाँ सी के अंदर मिलेगा। सी के अंदर क्या मिलेगा, एन अपॉन वी है, और एन के अंदर मिलेगा फिर, हाँ है ना। तो पहले हमें जो सी है इसको बदलना पड़ेगा। अगर हमें एम बी निकालना है तो सी को बदलना पड़ेगा। तो सी की जगह हमने क्या रख दिया, देखो पाई, और सी की जगह हमने रख दिया एन अपॉन वी, है ना, और ये रहा आई, है ना। अब भी हमें नहीं मिलेगा तो देखो आप ध्यान से सुनना, आपको पता है एन बराबर होता है डब्ल्यू अपॉन एन, होता है, हाँ सर होता है। लेकिन ये जो एन है विलय के मोलों के लिए है, किसके लिए है, विलय के लिए है। तो अगर विलय के लिए देखा जाए तो विलय के लिए एन भी होता हो, तो एन भी बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी होता है। हाँ तो इसको जो एन है वो हम विलय के लिए मानेंगे। किसके लिए बोला, एन बराबर डब्ल्यू पे एम होता है, हाँ होता है। लेकिन ये जो एन है हम विलय के लिए मानेंगे, और जब विलय के लिए मानेंगे तो एन की जगह हम डब्ल्यू बी अपॉन एन बी रखेंगे। तो ये आपका फाई रहा, एन की जगह हमने रख दिया, एन की जगह हमने क्या रख दिया, डब्ल्यू बी अपॉन में क्या रख दिया, एन बी रख दिया, और ये आपका आई टी रहा, और जो भी है इसके बटे में कर दिया। ठीक है साहब, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। हमें किसका मान निकालना, एम बी। तो जब आपको एम बी का मान निकालना, एम बी ले जाओ इधर, पाई ले जाओ इधर, तो ये हो जाएगा आपका एम बी बराबर डब्ल्यू बी इंटू आई टी अपॉन, ये पाई इधर गया तो ये पाई इंटू वी, ये आपका एम बी आ गया ना, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो हमने देखो सभी चीजें की हैं कंप्लीट, है ना, एक एक चीज हमने कंप्लीट की है, कोई चीज हमने छोड़ी नहीं है बेटा, है ना। तो ये सिंपल है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है ना, क्योंकि यहाँ n बराबर डब्ल्यू अपॉन एम होता है, लेकिन सर आपने डब्ल्यू बी अपॉन एम बी क्यों रखा। तो n को हमने बेटा किसके लिए माना, विलय के लिए माना, है ना। और विलय के लिए नहीं मानते तो एम बी निकलता ही नहीं, निकलता क्या नहीं, और ये विलय के लिए ही होता है, विलय के ही कणों की संख्या है, ठीक है। तो ये हमारा परासरण दाब से संबंधित बहुत सारी चीजें हो गई हैं। चलो तो बेटा अब हम क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल पे ध्यान देते हैं ना, क्योंकि न्यूमेरिकल भी बहुत जरूरी है ना, तो न्यूमेरिकल पे हम ध्यान देते हैं ना। पूरा हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो तो भैया परासरण दाब से संबंधित हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो ये उदाहरण नंबर 1.11 है ना, मतलब 1.11, ठीक है। तो देखो उदाहरण हमारा ये है कि एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में, बोला है 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में, मतलब ये 200 सेंटीमीटर क्यूब है ना, ये आयतन दे के रखा है, जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है, मतलब प्रोटीन इसमें कितना है 1.26 ग्राम। तो देखो प्रोटीन की मात्रा कम है और विलयन की मात्रा ज्यादा है ना। तो आपको ये तो क्लियर हो गया है कि जो 1.26 है ये विलय की मात्रा है, और विलयन की मात्रा आपको अलग से दिख रही है, ठीक है ना। चलो आगे बोला है 300 केल्विन ताप पर इस विलयन का जो परासरण दाब है वो इतना है 2.57 इंटू 10⁻³ बार, है ना। तो प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान बताना है, जो भी आपका विलय है प्रोटीन, इसका मोलर द्रव्यमान बताना है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। बस ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसमें जो भी दिया है उसको पहले से अच्छे से जमा लो और लिख लो, है ना। तो ऐसा लिख लो, दिया है तो दिया है पाई, पाई बराबर आपको देख लो कितना दिया है, तो पाई बराबर आपको कितना दिया है 2.57, है ना, 2.57 इंटू 10⁻³ बार। जो भी क्वेश्चन में दिया है वो सारी चीजें पहले दिया है में लिख लिया करो बेटा, और फिर जो कैलकुलेट करना है उसको आप टारगेट किया करो, है ना। पहले में जो दिया है उसको लिख लो, फिर क्या टारगेट करना है उसको बता दूंगा मैं, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो अब भी कितना दिया है, आयतन, तो आयतन आप बोलोगे सर 200 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, 200 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। लेकिन बेटा थोड़ा सा यहाँ ध्यान से सुनो मेरी बात, 1 लीटर में बेटा 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। अगर मुझे 1 सेंटीमीटर की वैल्यू निकालना है ना, तो 1000 नीचे चला जाएगा, तो ये आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर हो जाएगा 1/1000 लीटर, है ना। मतलब अगर मुझे सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलना है तो 1/1000 से हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा। तो अगर मैं इसमें 1/1000 से क्या करता हूं, गुणा, तो ये लीटर में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा बेटा, ये लीटर में बदल जाएगा। तो मैंने इसमें क्या किया, इससे भाग दे दिया, है ना। तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएंगे। अब 2 में 10 का भाग लगाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.2 आ जाएगा,
है ना। या फिर आप यूं भी समझ सकते हो, यूं भी समझ सकते हो कि अगर हम 1000 का इस 200 में भाग लगाएंगे तो अंक कितने, दशमलव कितने अंक पहले लगेगा, 1 2 3, 3 अंक पहले लगेगा तो 1 2 3, है ना। तो ये आपका ऐसा हो जाएगा, ठीक है। 3 अंक पहले दशमलव लगा दिया, 1 2 3, है ना, 1 2 3। ये काय में आ गया, अब लीटर में आ गया, है ना। और यहाँ पर हमें आयतन लीटर में ही चाहिए बेटा, ml में नहीं चाहिए। आयतन किस में चाहिए, लीटर में चाहिए, ठीक है ना। चलो ये चीज दे के रखिए। अब यहाँ पर ताप भी दे के रखा है, ताप भी दे के रखा है ना। ताप कितना दे के रखा है, तो आप बोलोगे सर 300 केल्विन। ये केल्विन में ही चाहिए हमें ना, डिग्री सेल्सियस में अगर होता तो हम उसको केल्विन में बदल लेते, ठीक है ना। चलो अब आगे और क्या दिया है, तो भाई यहाँ पर आगे और क्या दिया है, तो देखो विलेय की मात्रा यहाँ पर दी है ना। मतलब यहाँ पर आपको W, जो W है ना, WB का मान दिया है ना, कितना दिया, 1.26 ग्राम, है ना। प्रोटीन विलेय है ना, और विलेय की मात्रा आपको 1.26 ग्राम दी है, ठीक है ना। अब यहाँ से और क्या दे के रखा है, और क्या दे के रखा है, और तो अब यहाँ पर कुछ दे के नहीं रखा, लेकिन यहाँ पर R की जरूरत पड़ेगी, तो R हमेशा कांस्टेंट होता है 0.083, है ना। क्या होता है, लीटर वार मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, बोलो यही होता है ना। हाँ, ये सारी चीजें दे के रखी। अब निकालना क्या है हमें, तो देखो प्रोटीन का हमें क्या निकालना है, द्रव्यमान निकालना है। प्रोटीन का हमें क्या निकालना बेटा, द्रव्यमान निकालना, मूलर द्रव्यमान, मतलब आपको MB इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क करना, ठीक है ना। चलो अब देखो यहाँ पर हमें परासरण दाब दिया है, मतलब परासरण दाब की हेल्प से MB निकालना है, समझ लो आप। यहाँ तो आपको परासरण दाब दे के रखा है ना, मतलब परासरण दाब की हेल्प से आपको MB निकालना है बेटा। परासरण दाब की हेल्प से क्या निकालना है, MB निकालना है ना। तो निकल जाएगा, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ परासरण की दाब की सहायता से MB निकालने का क्या फॉर्मूला होता था, तो यहाँ लिखते हैं ना, हम जानते हैं, ठीक है ना, हम जानते हैं। तो बताओ क्या था फॉर्मूला, बोलो जल्दी से। तो आप बोलोगे सर जो MB निकालने का फॉर्मूला था इससे, वो था आपका WB इंटू RT अपॉन पाई इंटू V, यही था ना। बोलो जल्दी से, जल्दी याद करो, यही था। अभी तो पढ़ा यार अपन ने, अभी पढ़ा है ना, पढ़ा है अभी, तो फिर यही था ना, फिर दिक्कत क्या हो रही, नहीं है ना, बिल्कुल, है ना। चलो आ जाओ। तो भाई ये रहा आपका MB, और ये WB है ना, WB का मान यहाँ कितना दिया है, 1.26 दिया है, ठीक है। R का मान अपन को पता होता है 0.083, T का मान कितना दिया है, 300 दिया है, ठीक है। चलो पाई का मान कितना दिया है, तो पाई का मान कितना दिया है, 2.57 इंटू 10⁻⁻3, और V का मान कितना दिया है, ये दिया है ना, 0.200, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान से सुनो, देखो 2 अंक पहले दशमलव इसका, 2 अंक पहले दशमलव इसका कट गया, है ना। 3 अंक पहले दशमलव इसका, 3 अंक पहले दशमलव इसका कट गया। चलो अब जो भी बचा है लिख लो। तो ये 126 बचा है, ये कितना बचा है, 83 बचा है, ये कितना बचा है, 300 बचा है, और ये कितना बचा है, 257 बचा है। और ये 10 की घात -3 को ऊपर ले जाऊं तो ये प्लस की घात 3 में हो जाएगा, ठीक है। -3 है, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या बचा है, तो ये आपका 200 बचा। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 एकम 2, है ना, और 2 से काट दो, 2 1 12, 2 3 6, तो ये आपका 63 इंटू 83 इंटू 3, है ना, बटे कितना है भैया, 257, ठीक है ना, 257। ये 10 की घात 3 भी है, 10 की घात 3 भी है, ठीक है ना। ये बचा हुआ है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करने पर क्या आया वो मुझे बताना है। तो मेरे डियर साथियों, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 15,687 आएगा। केवल इतने पार्ट को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 15,687। आप लोग कर लेना, है ना, ठीक है। और ये 10 की घात कितना है, 3 है, और अपॉन में कितना है, 257, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, अब 15,687 में 257 से भाग लगाना है। 15,687 में 257 से अपन को भाग लगाना है। तो जैसे ही इससे भाग लगाओगे तो ये आ जाएगा आपका 61.0, है ना, 23 के आसपास, है ना, 61.023 के आसपास आ जाएगा, ठीक है, या ठीक है। तो यही आ जाएगा 61.033
8 के आसपास आएगा ये, ठीक है ना। तो इसमें जब इससे भाग लगाओ, ये आप कर लेना, ये भाग देखो गुणा भाग तो आप ही को करना है, ठीक है। चलो इनटू क्या आ जाएगा, 10 की घात कितना है 3 है। तो जैसे ही हम 10 की घात 3 का इसमें गुणा करेंगे तो ये 3 अंक खिसक जाएगा, तो ये 61 है ना 1038 आ जाएगा। और ये ग्राम पर मोल में होगा, क्योंकि ये मोलर द्रव्यमान है ना एमबी का मान, तो ये ग्राम पर मोल में होगा, है ना। किस में होगा बेटा, ग्राम पर मोल में होगा ये, है ना। चलो तो ये इसका आंसर रहेगा। तो मतलब कैलकुलेशन आपको करना है, मैंने आपको तरीका बताया कि क्या दिया है, क्या करना है, किसकी हेल्प से करना है, बाकी कैलकुलेशन आप ही को करना पड़ेगा बेटा, है ना, आप ही को करना पड़ेगा कैलकुलेशन। तो ठीक है, तो ये किससे, परासरण दाब से संबंधित एक क्वेश्चन था जो समझ में आपको आया होगा, मुझे उम्मीद है, ठीक है ना बेटा। तो बेटा अब अगला क्वेश्चन देखिए परासरण दाब से संबंधित, है ना। तो ये है आपका पाठनिहित प्रश्न में 1.12 ये पाठनिहित प्रश्न में है ना। तो इसमें बोला है 1,85,000 मोलर द्रव्यमान वाला एक बहुलक है। क्या बोला उसने, 1,85,000 मोलर द्रव्यमान मतलब अणु भार वाला एक है बहुलक, ठीक है। बहुलक के 1.0 ग्राम को 37 डिग्री सेल्सियस ताप पर 450 ml जल में घोलने पर उत्पन्न विलयन के परासरण दाब का परिकलन करना है। मतलब आपको पाई की वैल्यू निकालनी है। देखो एक भी परासरण दाब से संबंधित है, बिल्कुल क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, है ना। तो सबसे पहले आपको जो भी चीजें दे के रखी हैं उन चीजों को आप लिख लीजिए, है ना, उन चीजों को आप लिख लीजिए, है ना। ये आपको जो भी दे के रखा है उसको आप लिख लो, है ना। चलो तो यहाँ पर आपका विलय क्या है, तो आप बोलोगे सर विलय जो है ना बहुलक है ना। विलय क्या है, बहुलक है। विलय की मात्रा कितनी है, आप बोलोगे 1.0 ग्राम, है ना। इस विलय का मोलर द्रव्यमान कितना है, तो आप बोलोगे 1,85,000, ठीक है ना। अच्छा आयतन कितना है विलयन का, तो आप बोलोगे 450 ml, ठीक है ना। चलो बढ़िया से आप लिखो, दिया है, ठीक है ना। चलो अब WB का मान कितना दिया है, आप बोलोगे 1.0 ग्राम, ठीक है ना। चलो इसमें MB का मान कितना दिया है, आप लोग बोलोगे 1,85,000, ठीक है, 1,85,000 ही दिया है ना। हाँ ठीक है। अब ये ग्राम पर मोल में होता है, ठीक है। चलो आ जाओ, ताप कितना दिया है, तो आप बोलोगे सर जो ताप है वो आपको दिया है, कितना दिया है, ताप देख लो कितना दिया है, ताप दिया है 37 डिग्री सेल्सियस, है ना। डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में बदलना पड़ेगा। तो 37 जो है इसमें आप 273 को क्या कर देना, जोड़ देना, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 310 केल्विन। कितना हो जाएगा बेटा, जल्दी बोलो, 310 केल्विन हो जाएगा ये, है ना। अब और क्या क्या दे के रखा है, जल्दी बोल दो, और क्या दे के रखा है, तो आप बोलोगे सर इसमें हमें और क्या दे के रखा है, तो भाई इसमें हमें एक चीज और देखो, आर का मान नहीं दिया बेटा, इसमें हमें आर की जरूरत है, लेकिन आर का मान यहाँ पर तो हमें दे के ही नहीं रखा, तो आर का मान तो लाना पड़ेगा। कहाँ से लाएं आर का मान, देखो बेटा आर जो है गैस नियतांक, इसकी कहानी अलबेली है, थोड़ी सी अलग है, इसको ध्यान से समझो। देखो यदि प्रेशर, कभी भी आपको प्रेशर मतलब दाब बार में दिया है, तो आर जो है वो रखना है 0.083 लीटर बार मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, है ना। लेकिन कभी यदि आपको प्रेशर मतलब दाब पास्कल में दिया हो या पास्कल में पूछा हो, है ना, तो आर का मान आपको 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स रखना है। किंतु यहां भी ध्यान देने वाली बात है, क्या है सर, यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि जो बेटा जो जूल या जो पास्कल है वो आपका दाब का जो है ना एसआई मात्रक है, और एसआई मात्रक में जो आयतन है वो मीटर क्यूब में होता है। एसआई मात्रक में जो आयतन है वो मीटर क्यूब में होता है। मतलब कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना है, अगर आपको क्वेश्चन में जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो आपको मीटर क्यूब में दिया है, तो आर का मान आप डायरेक्टली ये रख सकते हो। लेकिन भैया अगर आपको क्वेश्चन में जो भी है आयतन का मान लीटर में दिया है, तो फिर भाई उसको चेंज करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 1 जूल बराबर 1 पास्कल मीटर क्यूब होता है, 1 पास्कल मीटर क्यूब होता है। मतलब यहाँ पर अगर मीटर क्यूब में आयतन दिया है तो आप आर का मान ये रख देना। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में आयतन
जो है ना लीटर में दिया है, तो फिर हमें इस मीटर क्यू जो है ना उसको बदलना पड़ेगा लीटर में। तो 1 मीटर क्यू में 1000 लीटर होते हैं। तो फिर आपको आर का मान आपको ये रखना है। बहुत कहानी अलबेली है ना, ध्यान से सुनना। अगर प्रेशर आपको बार में दिया है तो आर का मान ये रखना है, ठीक है। यदि आपको प्रेशर जो है ना पास्कल में दिया है या पूछा है और आयतन मीटर क्यूब में दिया है तो ही आपको आर का मान ये रखना है। लेकिन आपको आर का मान जो है ना लिखना है और आयतन आपको लीटर में दिया है, आयतन आपको लीटर में दिया है, तो आर का मान आप ये रखोगे। समझ में आपको आया? मुझे उम्मीद है समझ में तो आपको आ गया होगा। तो अभी बताया है ना, इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छी कॉपी में आप लिख लेना, क्योंकि इसकी कहानी अलबेली है। कोई मैंने तो बनाई नहीं इसकी कहानी कि सर क्या हो रहा है कैसा हो रहा है, भाई वो तो है तो अपन को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आर हमें ध्यान से सुनना है। आर का मान हमें कितना रखना है भाई? क्वेश्चन में हमने आयतन नहीं लिखा, देखो आयतन आपको कितना दिया है, तो आयतन आपको दिया है 450 ml। अगर हमें इसको लीटर में बदलना है तो ml को लीटर में बदलने के लिए 1000 से हम भाग देते हैं, तो इसमें 1000 से भाग देंगे तो ये आपका है ना, इसमें 1000 से भाग देना, ठीक है। तो 1000 से हमने क्या किया, इसमें भाग दे दिया, है ना। अब यहाँ ध्यान सुनना, तो 1 0 से 1 0 कट गया, है ना। 2 अंक है, 2 अंक पहले दशमलव जाएगा, तो मतलब ये आपका हो जाएगा 0.45 लीटर में, है ना। लीटर में कितना आ जाएगा? 0.45। तो यहाँ पर आप देखो, है ना, हमें यहाँ पर जो है ना दाब काय में ज्ञात करना है। क्वेश्चन में देख लो पास्कल में ज्ञात करना है, दाब हमें पास्कल में ज्ञात करना है, आयतन हमारा काय में है, लीटर में है। तो आर का मान कितना आएगा? आर का मान आएगा 8.314 इंटू 10⁻³ आएगा ना, बिल्कुल, है ना। तो ये आपका आ जाएगा पास्कल, लीटर, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। आर की कहानी अलबेली है बेटा, है ना, क्या कर सकते हैं ना। चलो, तो फाई इज इक्वल टू हमें क्वेश्चन मार्क करना है। अब हमारा क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, यहाँ पर लिख देना हम जानते हैं, और पाई निकालना है तो पाई का आप सूत्र लगा दो। पाई बराबर क्या होता है बेटा? WB इंटू IT होता है, बोलो होता है ना? हाँ होता है। ये MB इंटू V, बोलो यही होता है ना? हाँ बिल्कुल यही पढ़ा था हमने, है ना, कोई परेशानी नहीं है। अगर MB निकालना हो तो पाई की जगह ले जाते हैं, पाई को MB की जगह ले जाते हैं, ठीक है ना। चलो आ जाओ, WB का मान कितना है? तो सर 1 है। R का मान कितना है? तो R का मान ये है 8.314 इंटू 10⁻³ है ना। टी का मान कितना है? तो टी का मान 310 है, अपन निकाल चुके हैं ना। टी का मान कितना है? 310 निकाल चुके, ठीक है। चलो आ जाओ, है ना। यहाँ पर एमबी कितना है? 18530, यही है ना? हाँ है, ठीक है। और यहाँ से भी का मान कितना है? ये है आपका 0.45, है ना, 0.45, ठीक है। ठीक है, 0.450 है ना। तो आप इसको कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखो ये 3 0 है, ये 3 0 उड़ जाएंगी, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर ध्यान सुनना, ये पॉइंट है, इसका पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर कितने 0 जाएंगे? 2, है ना। इसका पॉइंट हटाऊंगा तो देखो भाई यहाँ पर थोड़ा सा ये हो सकता है, देखो यहाँ पर करता हूँ तो देखो ये 8.314 है ना। और ये कितना बचा अपने पास? 310 बचा, और ये कितना बचा? 185 बचा, और ये 0.45 बचा। थोड़ा ये है, देखो इसके अंक हटाऊंगा तो 3 0 आएंगे, हाँ। इसका हटाऊंगा तो कितने जाएंगे? 2 0 जाएंगे। तो देखो ये 3 0 से ये 3 0 भी तो कट गया, हाँ कट गया। तो ये आपके पास 8314 इंटू 31 बचा है, और ये आपका 185 है, और ये आपका 45 बचा है ना। बस अब हमें क्या करना है बेटा? क्या गुणा करना है? और इनका गुणा। तो बेटा थोड़ा सा इसका अप्रोक्सली एक तरीका है करने का सॉल्व, है ना, कि भाई अगर मैं 31 से काट दूं, है ना, तो लगभग ये 6 बार में चला जाएगा। देखो 31 छक्का 186 होते हैं, बट ये 185 है, तो लगभग हमने 6 बार में उड़ा दिया। तो हमारे पास ये कितना बचा? तो हमारे पास बचा ये 8314, है ना। और यहाँ पर 6 का और 45 में गुणा करेंगे तो ये 270 आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा? 270 आ जाएगा। अब बेटा थोड़ा सा यहाँ पर मैं अगर बोलूं कि 8314 में 270 से भाग लगाएंगे तो ये आपका 30.78 के आसपास कुछ आएगा, है ना। इसको अपन क्या मान लेंगे? 31 मान लेंगे, है ना। तो लगभग क्या मान लेंगे? 31, है ना। तो ये लगभग आपका 31 पास्कल जो है ना
पाई का मान आ चुका है बेटा। किसका मान आ गया है? पाई का मान आ चुका है और यही हमारा आंसर है। एक बार खुद से भी सॉल्व करके देख लेना, जो मैंने अभी ये काटा पीटा है ना, एक बार खुद से सॉल्व करके इसको जरूर देख लेना ना। तो ये ऐसे क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। चलो अब आगे बेटा आपको देखो, ये जो पाठ्यलिखित प्रश्न में है आपकी एनसीईआरटी बुक में 23 पेज पर है ना, तो पाठ्यलिखित प्रश्न में है। बाकी क्वेश्चन जो है ना वो आपको करना है बेटा, है ना, आपको करना है, आप कर पाओगे। और इनके जो सॉल्यूशन है हमारा जो टेलीग्राम चैनल है गणेशाय वर्ल्ड, उस पर डाल दूंगा, है ना। हमारा टेलीग्राम चैनल क्या है बेटा? GANESHA है ना, WRORLD। इसको आप क्या करना बेटा? सर्च करना, है ना, और इसको ज्वाइन कर लेना। इस पे मैं क्या कर दूंगा, ये जो बाकी क्वेश्चन है इनके सॉल्यूशन डाल दूंगा, तो आप इनको देख लेना, इनको समझ लेना, ठीक है बेटा। चलो तो यहाँ से लगभग अपन कर चुके हैं कंप्लीट चैप्टर को और भाई, है ना। चलो कुछ टॉपिक बचे हैं उनको कल की वीडियो में देख लेंगे, जैसे असामान्य मोलर द्रव्यमान हुआ, है ना, और इसके अलावा वांट ऑफ फैक्टर हुआ, है ना, और वो स्थिरक्वाथी मिश्रण हुआ। ये 3 टॉपिक हैं, उनको फिनिश करके चैप्टर हम क्लोज कर देंगे, ठीक है भाई। चलो मिलते हैं तो फिर अगले वीडियो में, बाय बाय।